दो देश, एक राज जो 20 साल तक दफन रहा। 1979 का साल था। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक शख्स रहता था जिसे सब लोग रहीम साहब के नाम से जानते थे। वो नमाज पढ़ता था, उर्दू बोलता था, पाकिस्तानी खाना खाता था, पाकिस्तानी कपड़े पहनता था। उसके पड़ोसी उसे अपना मानते थे। उसकी दुकान थी, उसके दोस्त थे, उसकी एक पूरी जिंदगी थी। लेकिन उस जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा था जो अगर किसी को पता चल जाता तो उसी रात उसकी लाश किसी नाले में मिलती। वो रहीम साहब नहीं था, वो एक हिंदुस्तानी था और वो वहाँ था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए। 20 साल, 2 दशक, 7,000 से ज्यादा रातें एक ऐसे मुल्क में जो उसका दुश्मन था, जहां अगर पकड़ा जाता तो कोई सरकार उसे बचाने नहीं आती, कोई वकील नहीं, कोई दूतावास नहीं, कोई इंसाफ नहीं, बस एक गोली और खामोशी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ में बिताई ताकि उसका देश सच में जी सके। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 1940s के दशक में एक लड़का पैदा हुआ। घर में गरीबी थी लेकिन दिमाग तेज था, पढ़ाई में होशियार, भाषाओं में माहिर, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब कुछ बड़ी आसानी से सीख लेता था। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे अलग बनाती थी वो था उसका चेहरा। उसका चेहरा इतना तटस्थ था, इतना आम कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो हिंदू है या मुसलमान, भारतीय है या पाकिस्तानी। ये एक ऐसी खूबी थी जो जासूसों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। 1965 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो खाई थी वो और गहरी हो गई थी। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो सिर्फ 1968 में बनी थी, उसे ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत थी जो दुश्मन की ज़मीन पर जाकर आंखें और कान बन सकें। और इस लड़के को एक दिन बुलावा आया। कहाँ से, कैसे, ये आज भी एक राज है, क्योंकि रॉ के रिक्रूटमेंट के तरीके कभी सार्वजनिक नहीं होते। लेकिन इतना तय है, उस लड़के ने हाँ कहा और उस हाँ के साथ उसकी असली जिंदगी खत्म हो गई और एक नई जिंदगी शुरू हुई। एक ऐसी जिंदगी जिसे वो कभी किसी को नहीं बता सकता था। रॉ की ट्रेनिंग ये कोई फिल्मों वाली ट्रेनिंग नहीं होती, ये कोई बंदूक चलाना और गाड़ी दौड़ाना नहीं होता। ये होता है अपने आप को मिटाना, अपना नाम भूलना, अपना धर्म भूलना, अपने घर की यादें भूलना, अपनी आवाज़ में वो लहजा लाना जो तुम्हारा नहीं है, अपने हाव भाव बदलना, अपने खाने की आदतें बदलना, अपने सोचने का तरीका बदलना। महीनों तक उसे उर्दू का पाकिस्तानी लहजा सिखाया गया जो हिंदुस्तानी उर्दू से बिल्कुल अलग होता है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की बोली, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की राजनीति, वहाँ की गलियाँ, सब कुछ रटाया गया। इस्लाम की बारीकियाँ सिखाई गईं, इस तरह कि वो किसी असली मुसलमान से ज़्यादा जानकार लगे। नमाज का एक एक कदम, कुरान की आयतें, रमज़ान के तौर तरीके, सब कुछ। उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम, एक नया परिवार जो कागज़ों पर था लेकिन असल में नहीं था, एक नई जन्म की तारीख, एक नया इतिहास और सबसे ज़रूरी एक नया जज्बा। क्योंकि जासूसी में सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं होती, बल्कि ये भरोसा होता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारे देश के लिए है और वो देश तुम्हें याद रखेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ये सवाल बाद में आएगा। पहले उसे पाकिस्तान जाना था। 1970s के दशक की शुरुआत, भारत पाकिस्तान सरहद, रात का अंधेरा, सन्नाटा, बस कुछ सितारे और दो देशों के बीच खिंची एक लकीर। वो लकीर पार करने का मतलब था अपनी दुनिया छोड़ना। उसके पास एक थैला था, उसमें कुछ कपड़े, कुछ कागजात और एक किंवदंती, एक बनाई गई कहानी जो उसकी पहचान थी। वो पाकिस्तानी था, वो वहीं पैदा हुआ था, वो कराची में बड़ा हुआ था, उसके माँ बाप मर चुके थे, वो एक छोटे कारोबारी था। ये सब झूठ था, लेकिन ये झूठ ही उसकी जिंदगी थी। सरहद पार करते वक्त उसका दिल कैसे धड़क रहा था ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ भारत था, उसका असली घर, दूसरी तरफ पाकिस्तान, उसकी नई जिंदगी, और इन दोनों के बीच में एक ऐसी खामोशी थी जो 20 साल तक नहीं टूटी। पाकिस्तान में दाखिल होते ही उसने एक छोटे शहर में अपनी जड़ें जमाई। पहले कुछ महीने बेहद मुश्किल थे। हर वक्त ये डर था कि कोई पूछ ना ले कुछ ऐसा जो उसकी कहानी में ना हो। हर छोटी छोटी बात, चाय पीने का तरीका, बात करने का अंदाज, किसी से मिलने पर सलाम का लहजा, सब कुछ परखा जाता था। लेकिन उसने वो सब पास किया। एक एक दिन धीरे धीरे उसने एक दुकान खोली, छोटा मोटा कारोबार, लोगों से मेल जोल बढ़ाया, मोहल्ले में घुल मिल गया और पाकिस्तान के लोगों ने उसे अपना मान लिया। फिल्मों में जासूस सूट बूट पहनते हैं, महंगी गाड़ियां चलाते हैं, खूबसूरत लोगों से मिलते हैं। असली जासूसी बिल्कुल अलग होती है। असली जासूसी में आप एक मामूली इंसान होते हैं, एक दुकानदार, एक दर्जी, एक चाय वाला। आपका काम होता है सुनना, देखना, याद रखना। वो यही करता था। जब पाकिस्तानी फौजी अफसर उसकी दुकान पर आते और बातें करते, वो सुनता था। जब शहर में कोई नया आता था, कोई हलचल होती थी, वो उसे नोट करता था। जब किसी फौजी काफिले की खबर आती थी तो वो उसे किसी तरह भारत पहुंचाता था। कैसे? ये सबसे पेचीदा हिस्सा है। रॉ के एजेंट्स डेड ड्रॉप का इस्तेमाल करते थे, यानी एक तय जगह, एक पत्थर के नीचे, एक दीवार की दरार में, एक पेड़ की जड़ में, जहां वो जानकारी छोड़ता था और दूसरा एजेंट उसे उठाता था। दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देखते थे, कभी नहीं मिलते थे। ये इसलिए होता था ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो दूसरे के बारे में कुछ भी न बता सके। रेडियो ट्रांसमीटर भी इस्तेमाल होते थे, छोटे, छुपाने में आसान। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे वो कोड में संदेश भेजता था और हर बार वो एक ऐसी चाकू की धार पर चलता था जहां जरा सी चूक मौत थी। एक बार, और ये घटना उसने बाद में बताई, एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी उसकी दुकान पर आया। बातचीत होने लगी, आम बातें, लेकिन फिर उस अधिकारी ने एक सवाल पूछा, ऐसा सवाल जो सिर्फ कोई पाकिस्तानी ही सही जवाब दे सकता था। एक बेहद स्थानीय संदर्भ, एक पुरानी घटना जो सिर्फ उस इलाके के लोग जानते थे। उसने 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, बिल्कुल सही।
उस अधिकारी ने मुस्कुराकर चाय पी और चला गया, लेकिन उस एक सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने से गुजर गई थी। वो जो जानकारियां भेजता था वो कोई मामूली जानकारियां नहीं थी। 1971 की जंग से पहले भारत को पाकिस्तानी फौज की तैनाती, उनके हथियार, उनकी रणनीति की जानकारी चाहिए थी। पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा था ये भारतीय फैसलों के लिए बेहद जरूरी था। रॉ के एजेंट्स इस जानकारी का एक अहम हिस्सा थे। कहा जाता है कि 1971 की भारत की जीत, जो सिर्फ 13 दिनों में हुई और जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, उसमें खुफिया जानकारी की बहुत बड़ी भूमिका थी। जब इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि भारत को दखल देना होगा, ये फैसला अंधेरे में नहीं हुआ था। ये उन जानकारियों की रोशनी में हुआ था जो पाकिस्तान की जमीन से आई थी। उन जानकारियों में उस जैसे लोगों का खून और पसीना था। लेकिन जब भारत जीता, जब पूरा देश जश्न में डूबा था, तो वो क्या कर रहा था? वो पाकिस्तान में बैठा था, चुप, अकेला, क्योंकि उसका काम खत्म नहीं हुआ था। 20 साल, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। 20 साल मतलब अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर भी रो न सकना, क्योंकि रोने की वजह बताना मुश्किल होती। 20 साल मतलब अपने बच्चों को बड़े होते न देखना। 20 साल मतलब किसी एक इंसान से भी सच न बोल पाना। इंसानी दिमाग इतना बोझ उठा सकता है, ये सोचकर हैरानी होती है। जासूसी की दुनिया में इसे लेजेंड मेंटेनेंस कहते हैं, यानी अपनी बनावटी कहानी को इतना जीना कि वो असली लगे। लेकिन जो लोग इस काम से गुजरे हैं वो कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी कीमत मानसिक होती है। रात को नींद नहीं आती, सपने आते हैं, असली घर के, असली नाम के, असली माँ की आवाज़ के, और फिर सुबह उठकर फिर वही चेहरा लगाना होता है। एक बार उसने अपनी एक डायरी में लिखा था, जो बाद में सामने आई, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मेरा असली नाम याद आता है तो लगता है किसी और की कहानी है। ये एक वाक्य किसी थ्रिलर उपन्यास की नहीं, बल्कि एक असली इंसान की पीड़ा है। 1980 का दशक, पाकिस्तान में जिया उल हक का राज। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, अपनी ताकत के चरम पर थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग चल रही थी। पाकिस्तान CIA और ISI का सबसे अहम केंद्र बन चुका था, और इस माहौल में जासूसों को पकड़ना ISI का सबसे बड़ा मिशन था। उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। उसकी दुकान के पास कुछ अजनबी दिखने लगे। उसके पड़ोसियों ने उससे कुछ अजीब सवाल पूछे। एक बार उसके घर की तलाशी हुई, रूटीन चेकिंग के नाम पर। उसने अपना रेडियो ट्रांसमीटर बहुत पहले ही एक सुरक्षित जगह छुपा दिया था। उसकी डायरी में कोई संदिग्ध बात नहीं थी, उसके कागजात बिल्कुल सही थे। तलाशी खाली हाथ लौट गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने संपर्क और भी कम कर दिया। महीनों तक कोई जानकारी नहीं भेजी, बस इंतजार किया, बस जीता रहा। यही असली जासूसी है, जब तुम जानते हो कि खतरा है तो रुकना, छुपना और फिर सही वक्त का इंतजार करना। इन 20 सालों में उसने जो जानकारियां भेजी वो कितनी अहम थी, हम पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि रॉ अपने ऑपरेशंस को सार्वजनिक नहीं करती। लेकिन जो थोड़ा बहुत सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान के कुछ फौजी अड्डों की जानकारी, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआती जानकारी। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाना शुरू किया, उस वक्त जो भारत को खबरें मिली उनमें से कुछ इन जैसे एजेंटों से आई थी। पाकिस्तान चीन सहयोग की जानकारी, और वो जानकारियां जो भारत की विदेश नीति के फैसलों में काम आई। एक देश की सुरक्षा ये सिर्फ फौजियों की वजह से नहीं होती, ये उन अनाम लोगों की वजह से भी होती है जो दुश्मन की धरती पर खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालकर आंखें खुली रखते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में उसे वापस बुलाया गया। कैसे, ये भी एक राज है। लेकिन जासूसी की दुनिया में वापसी की योजना पहले से बनी होती है। एक कोड होता है, एक संकेत होता है, और जब वो संकेत मिलता है तो एजेंट को किसी तरह निकलना होता है। भारत लौटने पर वो एक बिल्कुल अलग इंसान था। उसका असली नाम उसे याद तो था, लेकिन अजीब लगता था। उसके रिश्तेदार उसे पहचान नहीं पाए। उसका परिवार, जो उसके बिना बड़ा हुआ था, एक अजनबी की तरह था। सबसे दुखद बात यह थी, उसकी माँ उसका इंतजार करते करते मर चुकी थी, और वो वहाँ था, पाकिस्तान में, एक झूठे नाम के साथ। रॉ ने उसे कुछ पैसे दिए, एक छोटी सी जमीन और एक वादा कि उसकी सेवाएं देश के लिए अमूल्य थीं। लेकिन कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं, कोई परेड नहीं, कोई मेडल नहीं, क्योंकि उसके काम को स्वीकार करने का मतलब था रॉ के तरीकों को उजागर करना, और वो भारत नहीं करता। वो अपने ही देश में एक अजनबी की तरह जीने लगा। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में बनाई गई थी। इसके पहले प्रमुख थे रामेश्वर नाथ काव। काव साहब एक दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने रॉ को एक ऐसी एजेंसी बनाया जो सिर्फ जानकारी नहीं जमा करती थी, बल्कि इतिहास बदलती थी। 1971 की जंग में रॉ की भूमिका को आज भी खुफिया रखा गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामने आया है उससे पता चलता है कि भारत की उस जीत में खुफिया काम की बहुत बड़ी भूमिका थी। रॉ ने पाकिस्तान में जो नेटवर्क बनाया था वो बेहद सावधानी से बनाया गया था। हर एजेंट को दूसरे से अलग किया जाता था, किसी को किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी। ये इसलिए ताकि एक धागा खिंचे तो पूरा जाल न उधड़े, और इसीलिए इन एजेंटों की कहानियां आज भी अधूरी हैं। अब जरा उस तरफ से सोचते हैं। ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर संस्था। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। ISI ने भारतीय एजेंटों को पकड़ने के लिए खास विभाग बनाया हुआ था। उनके पास काउंटर इंटेलिजेंस की पूरी फौज थी, और फिर भी वो 20 साल तक नहीं पकड़ा गया। ये इस बात का सबूत है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी पक्की थी, उसका दिमाग कितना तेज था, और उसकी हिम्मत कितनी गजब की थी। लेकिन ये भी सच है कि कुछ एजेंट पकड़े भी गए, और उनके साथ जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। ISI के कैद खाने में भारतीय एजेंटों को सालों तक रखा गया। उनसे जानकारी निकालने के लिए हर तरह का दबाव डाला गया। उनमें से कुछ टूट गए, कुछ नहीं टूटे। जो नहीं टूटे उनकी कहानियां दर्दनाक हैं। सरबजीत सिंह का नाम शायद आपने सुना हो। वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पाकिस्तान में पकड़ा गया और दशकों तक उसकी जेल में सड़ता रहा। उसकी मौत 2013 में एक जेल हमले में हुई। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है उस दुनिया की जहां हमारा नायक 20 साल रहा। अब एक असली नाम, रविंद्र कौशिक।
ये वो इंसान है जिसकी कहानी सबसे ज्यादा सामने आई। ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले थे। बचपन से ही नाटकों में काम करते थे। उनकी आवाज में जादू था, चेहरे पर भाव बदलने की अद्भुत क्षमता थी। 1975 में जब वो सिर्फ 23 साल के थे, रॉ ने उन्हें चुना। उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने अपनी पहचान बदली, नाम रखा नबी अहमद शाकिर। कराची में पहले, फिर लाहौर में रहे। उन्होंने पाकिस्तानी लड़की से शादी की। ये उनकी कवर स्टोरी का हिस्सा था, लेकिन वो शादी असली थी। उनके बच्चे हुए। उन्होंने पाकिस्तानी फौज में नौकरी हासिल की और मेजर के पद तक पहुंचे। एक भारतीय पाकिस्तानी फौज में मेजर, ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। 15 साल तक उन्होंने पाकिस्तानी फौज की अंदरूनी जानकारियां भारत भेजी। फौजी अड्डों की जानकारी, हथियारों की तैनाती, रणनीतिक योजनाएं। 1983 में एक दूसरे एजेंट की गलती की वजह से वो पकड़े गए। ISI ने उन्हें गिरफ्तार किया। मुकदमा चला। पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें पहले मौत की सजा दी, जो बाद में उम्र कैद में बदली। पाकिस्तानी जेल में उन्होंने सालों बिताए। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, बार बार चिट्ठियां लिखी। उनकी मां ने प्रधानमंत्री तक को खत लिखे, जवाब नहीं आया। भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि रविंद्र कौशिक उनके एजेंट थे, क्योंकि स्वीकार करना कमजोरी दिखाना होता है। 2001 में रविंद्र कौशिक की पाकिस्तानी जेल में मृत्यु हो गई। अकेले, अपने देश से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने असली नाम से दूर। रविंद्र कौशिक की मां, जो श्री गंगानगर में रहती थीं, दशकों तक इंतजार करती रहीं। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर नेता से मिली, हर अधिकारी से गुहार लगाई। एक मां जिसका बेटा देश के लिए गया था और वो देश उसे वापस नहीं ला सकता था। उनकी बहन सुभाषिनी ने बाद में मीडिया को बताया, हमें नहीं पता था कि भाई कहाँ है। सालों तक अंधेरे में रहे। जब पता चला तो वो पाकिस्तानी जेल में थे, और जब वापस आने की उम्मीद जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है। ये उस माँ की कहानी है जिसने अपना बेटा खोया, उस बहन की कहानी है जिसने अपना भाई खोया, उस पत्नी की कहानी है, पाकिस्तानी पत्नी की, जो नहीं जानती थी कि उसका पति कौन है। यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है। जब एक जासूस किसी देश में जाकर लोगों का भरोसा जीतता है, उनसे दोस्ती करता है, उनसे प्यार करता है और फिर उनकी जानकारी दुश्मन को देता है, तो क्या ये नैतिक है? ये सवाल दुनिया भर के दार्शनिकों ने, नैतिकतावादियों ने पूछा है, और जवाब हमेशा मुश्किल रहा है। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तानी पत्नी, उसने एक असली इंसान से शादी की थी। उसके बच्चों ने एक असली बाप को प्यार किया था। जब सच सामने आया तो उनका क्या हुआ? ये दर्द भी उतना ही असली है। जासूसी की दुनिया में हर जीत के पीछे कोई ना कोई टूटता जरूर है। ये वो कीमत है जो दुनिया अदा करती है जब देश आपस में दुश्मन होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी का ये खेल 1947 से चल रहा है, दोनों तरफ से, हमेशा। ISI ने भारत में जासूस भेजे, रॉ ने पाकिस्तान में भेजे। कभी कभी दोनों एजेंसियां एक दूसरे के एजेंटों को पकड़ती हैं और उन्हें शो के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, राजनयिक दबाव के लिए। कभी कभी एजेंट डबल एजेंट बन जाते हैं, यानी दोनों तरफ के लिए काम करने लगते हैं। और कभी कभी एजेंट बस गायब हो जाते हैं, कोई नहीं जानता क्यों, कहाँ। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई फाइनल नहीं होता। जीत भी आती है, हार भी, लेकिन खेल रुकता नहीं, क्योंकि दो परमाणु शक्तियां जो एक दूसरे की आंखों में देखती हैं, उनके लिए ये खेल जरूरी है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। दुनिया भर में ऐसे जासूस हुए हैं जिनकी कुर्बानी को बाद में सम्मान मिला। इजराइल में एली कोहेन की कहानी मशहूर है। उन्होंने सीरिया में सालों काम किया, पकड़े गए और 1965 में फांसी दी गई। आज इजराइल उन्हें राष्ट्रीय नायक मानता है। उनके नाम पर सड़कें हैं, किताबें हैं, फिल्में हैं। अमेरिका में CIA के वॉल ऑफ ऑनर पर उन एजेंटों के नाम हैं जो मरे, भले ही वो नाम गुप्त हों। भारत में रॉ के दफ्तर में कोई ऐसी दीवार है या नहीं, ये सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए। हर उस इंसान के लिए जो देश की सेवा में अपना नाम तक मिटा देता है, उसे कम से कम इतिहास की एक पंक्ति तो मिलनी चाहिए। आज के दौर में जासूसी की दुनिया बदल गई है। अब जासूसी सिर्फ इंसानों से नहीं होती, सैटेलाइट से होती है, साइबर स्पेस से होती है, ड्रोन से होती है, सोशल मीडिया से होती है। लेकिन, और ये ज़रूरी बात है, इंसानी खुफिया जानकारी आज भी सबसे कीमती है। एक मशीन ये नहीं बता सकती कि एक कमरे में बैठे लोगों के चेहरे पर क्या भाव है। एक सैटेलाइट ये नहीं सुन सकता कि किसी बातचीत में कौन सा राज छुपा है। इसीलिए रॉ, CIA, ISI, मोसाद सभी आज भी ज़मीनी एजेंट रखते हैं। और आज भी दुनिया के किसी कोने में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो एक झूठी पहचान के साथ जी रहा है, अपने देश के लिए, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सम्मान के, बस एक उम्मीद के साथ। कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी जेल से अपनी माँ को एक आखिरी खत लिखा था। उस खत में उन्होंने लिखा था, माँ, मैंने जो किया वो मुझे गलत नहीं लगा, लेकिन तुम्हें इस दर्द में देखना ये मेरी सबसे बड़ी सज़ा है। ये खत भारत सरकार के पास है या नहीं, किसी को नहीं पता। शायद किसी दफ्तर की फाइल में दबा हो, शायद किसी कागज़ की तह में, या शायद वो खत कभी भेजा ही नहीं गया, जेल की दीवारों में ही रह गया। लेकिन उसमें जो दर्द था वो आज भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये उन हज़ारों लोगों की कहानी है जिनके नाम हम नहीं जानते, जो किसी सरहद के पार बैठे हैं, जो आज भी एक झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके परिवार इंतज़ार कर रहे हैं और जिन्हें पता है कि वो कभी खुलकर नहीं कह पाएंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। भारत माँ के वो बेटे जो माँ की गोद से दूर दुश्मन की ज़मीन पर माँ की हिफाजत करते हैं, ये उनके लिए एक सलाम है। रविंद्र कौशिक, तुम्हें हम याद करते हैं, उन सभी अनाम जासूसों को जिनकी कब्रें भी हमें नहीं पता।